हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग बोल रहे थे कि मैथ का सर पेडागॉजी करा दीजिए। तो ठीक है, आज मैं 15 क्वेश्चन हम लोग मात्र करेंगे मैथ के पेडागॉजी का। आज जो उसका थियरी वाला जो हमारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे उसको नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, 15-15 करके इसमें करेंगे। एक दिन पेडागॉजी करेंगे और एक दिन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है। वांछनीय क्या नहीं है, इस चीज़ को इसने पूछा है। ठीक है, अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए, ये बात है। या एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। विद्यार्थियों के सी कह रहा है कि विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आकलन के अति संवेदनशील तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, संवेदनशील होना चाहिए। तो ये तो हमारा गलत बात है। ठीक ठीक, वह आवश्यक है कि सभी बच्चे उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दें, ये भी गलत बात है। ठीक, तो क्या करा, एक विलक्षण परीक्षा के प्रतिरूप का अनुकरण करना चाहिए, ये हमारा सही, क्योंकि हमसे वांछनीय नहीं ये पूछा है, तो वांछनीय नहीं है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। बाकी हमारे दोनों ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बताइए। आकलन की बात कर रहा है, तो आकलन जो प्राथमिक आकलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की उपलब्धि और प्रगति के जानकारी को क्या करना, एकत्र करना है। उनकी जानकारी को एकत्र करना हमारा क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। जो हमारा सीखने का आकलन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों गतिविधियों के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, जो हमारा गतिक आकलन होता है, शिक्षार्थियों के गणितीय सीखने के बारे में जानकारी की पहचान करके उन्हें इकट्ठा करने की और व्याख्या करने की प्रक्रिया को क्या करता है, संदर्भित करता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसका राइट आंसर बी पार्ट सत्य हो जाएगा। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 32। 32 क्या करा कि प्राथमिक स्तर पर विभिन्न भिन्नों को पढ़ाने, मतलब प्राथमिक स्तर पर आपको अगर भिन्न पढ़ाना है, 1/2, 1/3, 1/5, तो आप कैसे पढ़ाएंगे इसको, जो बताइए। वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए, बताइए कैसे इसको पढ़ाएंगे आप, जो कैसे भिन्नों को पढ़ाएंगे। तो आपको याद रखना है कैसे हमको पढ़ाना है। ठीक है, मान लीजिए एक क्या है, ये रोटी है, पूरी है। ठीक है, एक क्या है, रोटी है। ठीक है, प्राइमरी स्तर पर एक क्या हमारी रोटी है। ठीक, एक रोटी है, इस रोटी को क्या करना है, उनको बताना, इसका करना इसका क्या करना, 1/2 भाग करना। तो 20 से क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि आधा भाग क्या हो गया, एक कौन सा भाग हो गया उसका, 1/2 हो गया। ठीक है, 1/2 हो गया। तो इस तरह से बच्चे सारी चीज़ों को क्या करेगा, सीखेगा। ठीक है, बच्चे क्या करेगा, इस चीज़ को सीखेगा। ये मान लीजिए मोनू को दे दिया गया, ये मोनू को दे दिया गया 1/2 भाग, और तो सोनू को क्या मिलेगा, उसको भी 1/2 ही भाग मिलेगा। इस तरह से बच्चा क्या करेगा, इसका मतलब भिन्न को क्या करेगा, सीखेगा। तो प्राइमरी स्तर पर भिन्न को जो है हमें किसके माध्यम से, वो एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चे को समझाना है, क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चे को क्या करना, समझाना है। तो देखिए कह रहा है भिन्न की प्रतिदिन अवधारणा कक्षा पढ़ाई जानी और हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, गलत बात है। ठीक है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर केवल, देखिए यहाँ केवल, ये भी गलत है। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। और यह लास्ट ऑप्शन भी हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 33 देखिए। कह रहा है गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको बताएंगे आप लोग। कौन सा कथन सही नहीं है, इसको बताइए। कह रहा है गुणन का गठन योग की अवधारणा पर होता है। क्या गुणन का गठन योग की अवधारणा पर होता है, या भाग का गठन व्यवकलन की अवधारणा पर होता है, बताइए। भाग का गठन जो है व्यवकलन की अवधारणा पर होता है, या फिर जो है पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर होगा, या भिन्न का गठन जो दशमलव की अवधारणा पर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 33 का। जो गणित की अवधारणाओं जो पदानुक्रमित संदर्भों में भाग का गठन जो है, भाग का गठन जो कैसे होता है, भाग का गठन जो है व्यवकलन की अवधारणा पर हुआ है। ठीक है, व्यवकलन की अवधारणा पर नहीं हुआ है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, व्यवकलन की अवधारणा पर भाग का गठन व्यवकलन की अवधारणा पर नहीं हुआ है। हमसे पूछा निगेटिव, तो यही हमारा क्या आ जाएगा। बाकी पूर्णांकों का गठन जो प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है, बिल्कुल सही है। जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर होते हैं। जैसे हमारी पूर्णांक कौन कौन से हो गए, पूर्णांक जो हमारे होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बताइए। पूर्णांक को 0 हो गया, 1 2 3 इधर हो गया, और -1 -2 से इनफाइनाइट तक हमारे पूर्णांक होते हैं। और
जो पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्या में, बिल्कुल प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से 2 से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1 है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ, बिल्कुल बात। अगर किसी भिन्न को आप दशमलव के आधार पर ही तो करते हैं, जैसे आप क्या लिख दिए, मैं 5/10 लिख दिया, तो इसको दशमलव में क्या 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये भी बात सही है। और गुणन का गठन योग की अवधारणा पर होता है, बिल्कुल सही है। जिसे गुणन का गठन जैसे 1/3 प्लस 4/3 लिखना है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बता दीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। ये जोड़ के 5/3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 5/3 आएगा कि नहीं। इसी तरह से इसको हम लोग क्या गुणन में भी कर सकते हैं। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चले आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, थोड़ा सा इसका चारों ऑप्शन विजिबल नहीं है। ठीक है, अभी पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से मुक्त सिर वाले प्रश्न, मुक्त मतलब मुक्त सिर वाले एक क्या होते हैं, एक मुक्त सिर वाले प्रश्न होते हैं, एक बंद सिर वाले प्रश्न होते हैं। आप पहले इनको सीख लीजिए, फिर ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। एक बंद सिर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, जो मुक्त सिर वाले प्रश्न होते हैं वो उन फ्री होते हैं, किसी उसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने पूछ दिया कि आपको मैंने पूछ दिया लखनऊ या जयपुर, जो भी जहाँ से हैं, लखनऊ के बारे में लिखिए। ठीक है, तो लखनऊ के बारे में अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे क्या, लखनऊ जो गोमती नगर के किनारे स्थित है, लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, लखनऊ में सीएम आवास है, लखनऊ जो है इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, जितना आपको पता है लखनऊ के बारे में, पूरा लखनऊ के बारे में आप लिख देंगे। लेकिन अगर बंद वाले क्लोज्ड एंड वाले में मैं पूछूंगा, जो बंद वाले प्रश्न होते हैं, बंद सिर वाले प्रश्न होते हैं, उसमें अगर मैंने पूछ दिया सिर्फ भारत की राजधानी कहाँ है, तो सिर्फ आपको एक आंसर देना कि दिल्ली, नई दिल्ली है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हम लोग बंद सिर वाले कहते हैं। और मुक्त सिर, समझ में आ गया कि नहीं, मुक्त वाले में आप स्वतंत्र है कि जितना चाहें उतना, एक प्रश्न आपसे पूछा गया आप पूरा डिटेल से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और जो बंद वाले में होता सिर्फ एक आंसर उसका होता है। याद रहेगा कि नहीं, याद हो गया। चले आगे, आप समझ में आ गया। चलिए अब देखिए प्रश्न को पढ़िए। पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए पार्ट कह रहा है कि एक गत्ते के डिब्बे में आयतन जो है, एक गत्ते का डिब्बा जो आयतन 400 कितना है, 80 मीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 8 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, बताइए इसकी ऊंचाई क्या होगी, क्या होगी बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दे दिया है, 480 दे दिया है, 480 दे दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये बताइए। तो 160 इंटू 3। ठीक, 160 इंटू 3 कहाँ दिया है, तो ये तो पूरा गलत है। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक, क्योंकि हमसे पूछा है मुक्त सिर वाला। फिर बी देखिए, बी क्या कह रहा है, एक गत्ते के डिब्बे में चौड़ाई उसकी लंबाई से 4/5 और ऊंचाई चौड़ाई की 3/4 है। यदि डिब्बे का आयतन 480 मीटर है, 480 मीटर है, तो उसकी लंबाई और ऊंचाई का क्या करना है, ज्ञात कीजिए। ये भी नहीं निकलेगा इससे जो है। ठीक है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, ये आराम से आप निकाल लेंगे। ठीक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक, आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, 480 दिया है। ठीक है, और उसकी उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है, इसके कई हो सकते हैं कि नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं आप जो है, इसका क्षेत्रफल ये दिया है तो लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, लंबाई उसकी क्या हो सकती है, 160 इंटू 3 कर सकते हैं, 16 16 16 दूनी 32 होती है, तो इसकी लंबाई क्या हो सकती है, 160 हो सकती है, चौड़ाई 3 भी हो सकती है। और क्या हो सकती है इसकी, देखिए 224 इंटू 2 भी हो सकती है, 224 इंटू 2 भी हो सकती है। और क्या हो सकती है, 60 इंटू 8 भी हो सकती है। तो देखिए 3 इसके आंसर आए कि नहीं, तो इस तरह से यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिसके मुक्त सिर वालों का मतलब यही होता है कि कई उसके आंसर आए हैं। ठीक है, बाकी सबके एक ही आंसर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 35 बताएंगे। बताइए, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, समझ में नहीं आएगा, एक दो बार आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। कह रहा समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, इसको बताइए। क्या करा, समतल आकृति को मापने के लिए 35 का, तो समतल विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों को खोजें, ये तो गलत बात है। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से
पहले पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है। क्षेत्रों को, जो क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य बात कहा गया है। ठीक है। और मापने के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है, ये भी गलत बात है। क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति और क्या करा है, नियमित आकृति और आकृति वाले चौपड़ बिछाना चाहिए, ये भी गलत बात है। ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है। देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविमी द्विस्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है, बताइए क्या नहीं है। त्रिविमी का मतलब क्या था, समतल आकारों के लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं, दो मापन होते हैं, इसलिए जो है द्विविमी आकार कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विविमी आकार कहते हैं। लेकिन जो त्रिविमी होते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई, जैसे हमारा क्या हो गया, एक घनाभ हो गया, ठीक, एक घन हो गया, तो इसमें क्या होती है, इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है और मोटाई भी होती है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये हमारी क्या हो गई, विड्थ हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, हाइट, एच हो गई। ठीक है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई, इसमें क्या है, त्रिविमी द्विस्थान समझने के लिए, मतलब द्विस्थान समझने के लिए सबसे उपयुक्त इसमें क्या है बताइए। जो त्रिविमी हमारे होते हैं, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, ठीक है। और भारत के मानचित्र जो होते हैं, विभिन्न शहरों के बीच की दूरी परिकल्पना करना, या हमारा त्रिविमी के अंतर्गत अगर किसी चीज़ की दूरी निकालना है तो वह त्रिविमी पर हमें नहीं दिखाई जा सकती। ठीक है, शहरों के जो दूरी परिकल्पना है त्रिविमी पर उपयुक्त नहीं है। बाकी इसकी कल्पना दी गई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज का टुकड़ा कैसे दिखेगा, ये भी है, त्रिविमी से पूरा दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है दूरी को मापने के लिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। कह रहा है कि गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है। ठीक, लंबा प्रोसेस हो जा रहा है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो इसलिए समय लग रहा है। गणित में प्रतिरूप और संबंधों को पढ़ाई सम्मिलित है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन या दृश्यीकरण सम्मिलित है, या गणित जो है वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है, बताइए 37 का। तो गणित संख्या की पढ़ाई तक सीमित है। 37 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे अंक गणित, रेखा गणित, त्रिकोण, सांख्यिकी, बीज गणित सही है। ठीक है, क्या सीमित का सही नहीं है, तो यही गणित जो संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित नहीं, यही हमारा क्या गलत है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी जो संरचनात्मक या रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जाता है, तो कौन से किसको मानेंगे। गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना, तो उच्च याद तो कराना नहीं है, सबसे पहली बात तो यही हो गई। अध्यापक का केवल सही उत्तरों पर केंद्रित करना, ये भी गलत बात है। ठीक, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, बिल्कुल सत्य। अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लेना, निगेटिव में नहीं लेना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 39 बताइए। एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा, समोसा जो होता है ना उसका आकार क्या होता है, त्रिभुज जैसा होता है। बिल्कुल, समोसे का जो आकार होता है ये हमारा समोसा है, समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। वह ज्यामितीय विवेचना में वैन हीले थियरी दी गई थी के अनुसार कौन से स्तर का है, बताइए। वैन हीले जो थे, जीरो या दृष्टिकरण का बोध कराता है। ठीक है, जो क्या करता है, वो अभी सिर्फ समोसे से पहचान रहा है किया क्या त्रिभुज है, समोसे से पहचान रहा है किया त्रिभुज है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, दृश्यीकरण बोलते हैं, मतलब देख करके बता पा रहा है कि यह त्रिभुज है। अगर बच्चे के सामने गोला कर दे रहे हैं रिंग, तो इसको बताएगा कि वृत्त है, एक गोला क्या है, वृत्त है। ठीक है, और ऐसे चौकोर में बना देंगे तो ये वर्ग कर देगा। ठीक है, वर्ग आयत में वो क्या विश्लेषण नहीं कर पा रहा, अलग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वह क्या होता है, दृश्यीकरण। पहला स्तर को क्या बोलते हैं, दृश्यीकरण बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं, विश्लेषण बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, विश्लेषण जो दूसरा स्तर हो। तीसरा को अमूर्तता क्या बोलते हैं, अमूर्तता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमूर्तता बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 40वां। क्या करा, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और
अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। इसमें शब्द ऐसे ऐसे रहते हैं कि थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देते हैं ये सब वर्ड, ठीक है, तो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। चलिए बताइए फटाफट। 40 का तो क्या हो जाएगा, अभ्यास की ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराना। योजना उत्तम, उत्तम पूछा, ये भी सही है लेकिन उतनी उत्तम नहीं। विद्यार्थियों को सर्वेक्षण का संचालन करवाना, बिल्कुल सर्वेक्षण करवाना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी सभी हमारे सही हैं लेकिन उतने सही नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण हमारा बी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, 41 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य होते हैं। फिर कह रहा है ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की गणित कठिन है। अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य, ये तो कोई तुक ही नहीं है, तो सी पार्ट इसका भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्या कह रहा है कि मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझने के लिए किया जाता है। संख्या बोध को, भिन्न प्रतिरूप को, भिन्न स्थानीय मान आयतन को, संख्या बोध प्रतिरूप आयतन को, या डी संख्या बोध चौपड़ जिसको बोलते हैं टाइलिंग या स्थानीय मान को। बताइए किसमें आप लोग प्रयोग करते हैं। तो जो मानकों के प्रयोग में जो संख्या बोध चौपड़ टाइलिंग और स्थानीय मान के में प्रयोग करते हैं, ठीक है। संख्या बोध के लिए, चौपड़ या टाइलिंग के लिए, या फिर जो स्थानीय मान के लिए, ठीक है, स्थानीय मान के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम संख्या बोध रहता है तो संख्या बोध में हम लोग क्या करते हैं 1 2 10 100 200 300 इसमें सीखते हैं। और चौपड़ क्या होता है, चौपड़ देख लीजिए, चौपड़ में क्या होता है, चौपड़ जो संख्या बोध के उपरांत छात्र में विभिन्न आकृति का निर्माण करते हैं, जैसे आयत हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया, सर्किल हो गया, त्रिभुज हो गया, तो इसको बोलते हैं चौपड़ टाइलिंग। स्थानीय मान आप लोगों को पता है, स्थानीय मान निकालने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बोर्ड ने इसका ए विकल्प माना था लेकिन सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। पूर्णांक, चौपड़ टाइलिंग, अनुमान लगाना या सममिति, कौन सा नहीं है, इसको बताएंगे आप लोग। अभी आप लोग एनसीएफ 2005 का मैंने पढ़ाया है उसको देख लीजिएगा। तो पूर्णांक इसका क्या है, भाग नहीं है। बाकी अनुमान लगाना और चौपड़ टाइलिंग सममिति इसका क्या है, पाठ्यक्रम का भाग है प्राथमिक स्तर पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 44वां बता दीजिए। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण यानी मानचित्रण के बीच में से पहलू विद्यमान है, से कौन सा मानचित्रण के पहलू से कौन सा विद्यमान है, बताइए। मानचित्र का अर्थांकन, या फिर बिना पैमाने वाले आलेख या संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग, पैमाने के अनुसार आलेख सीखना, बताइए बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है। क्या होगा, ए पार्ट। इसमें क्या होगा, मानचित्र का अर्थांकन भी है और हमारा क्या संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग भी है और पैमाने के अनुसार आलेख खींचना भी है, ठीक। तो राइट आंसर ये पार्ट बिल्कुल सत्य। चलिए आइए क्वेश्चन चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन लास्ट है और जो बाकी 46वां क्वेश्चन है उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। चलिए, कक्षा सेकेंड के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा जाता है और वो क्या लिख देता है, 35 लिखने के लिए कहा जाता है और वो 305 लिख देता है, ठीक है। तो अध्यापक के रूप में आप उसको कैसे संबोधित करेंगे, बताइए। तो क्या कहेंगे, उसे यह बता करके गलत कहेंगे कि उसे सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, ये तो गलत बात है, ठीक। श्यामपट्ट पर सही से उत्तर लिखेंगे, ये भी गलत है। उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही, उन्हें मूर्त पदार्थों के विनिमय नियम को समझाएंगे, विनिमय नियम को क्या करेंगे, समझाएंगे, तब बच्चा उस चीज़ को सीख जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 46वां, ये क्या है, होमवर्क है, बताएंगे, ठीक है। और जो इसके 15 क्वेश्चन बाकी बचे हैं ये हमारे क्या हैं, पैडागोजी के हो गए। बाकी जो हमारे क्वेश्चन अब इस तरह के देखिए, 270 सेंटीमीटर तार की लंबाई को एक आयतन के रूप में देना है, ठीक है। तो यदि इस आयतन की चौड़ाई जो है कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी यल पूछा है, तो इसको होमवर्क के रूप में आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। और कल हम लोग यहीं से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा,
ठीक है। अब मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है समझाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा चीज़ों को आपको समझने में, लेकिन आप सीख जाएंगे। जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, जो लोग कई बार दे चुके हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।